गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन जनजातीय विद्रोहों के उद्देश्य एवं स्वरूप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। 19वीं शताब्दी में जनजातियों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्रोह किए गए। वे आपस में संगठित हुए और उन्होंने अत्यंत जुझारू संघर्ष किया तथा असीम शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। इस दौरान 1829 में खासी विद्रोह, 1849 में नागा विद्रोह, 1826 से 49 में कुकी विद्रोह, 1830 में कोल विद्रोह, 1856 में संथाल विद्रोह आदि महत्वपूर्ण थे। औपनिवेशिक शासन की जनजातीय इलाकों में घुसपैठ ने उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही उलट दिया। उनकी ज़मीन उनके हाथों से निकलती चली गई और धीरे धीरे वे किसान से खेतीहर मजदूर हो गए। जंगलों से उनके गहरे रिश्ते को भी औपनिवेशिक हमले ने तोड़ दिया। इसके पहले वे भोजन, ईंधन और पशुओं का चारा आदि जंगलों से जुटाते थे। यहाँ उनका जीवन पूरी तरह स्वच्छंद था। खेती के अपने तरीके थे। वे जगह जगह बदलकर झूम और पहु विधियों से खेती करते थे। अर्थात जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए हैं तो वे जंगल साफ कर खेती के लिए नई जमीन तैयार कर लेते थे। लेकिन औपनिवेशिक राज ने सब कुछ बदल दिया और जंगली भूमि, वन उत्पादों व गांव की ज़मीन के इस्तेमाल पर तरह तरह के अंकुश लगा दिए तथा झूम की खेती बंद करवा दी। इसके साथ साथ पुलिस और अन्य छोटे मोटे अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, शोषण और जबरन उगाही ने आदिवासियों का जीना दूभर कर दिया। लगान वसूलने वाले लोग अब महाजनों जैसे सरकारी बिचौलिए और दलाल इन आदिवासियों का शोषण तो करते ही थे, उनसे जबरन बेगारी भी कराते थे। आदिवासियों में असंतोष गहराता गया और उनके हर विद्रोह का एकमात्र कारण यही था। आदिवासियों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर संघर्ष किया जिसमें हजारों आदिवासी एकजुट होकर लड़े। कई बार तो पूरा कबीला और आसपास के सभी गांव के आदिवासी संगठित हुए। कुछ मौके पर तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा हो गया। औपनिवेशिक घुसपैठ और व्यापारियों, महाजनों व लगान वसूलने वालों के तिहरे शासन ने पूरे आदिवासी समाज की लय और ताल ही तोड़ दी। लेकिन इसने उनको पूरी तरह झकझोरा। यहाँ तक कि उनके कबीलियाई सरदार और मुखिया भी शोषण से बच नहीं सके। इसलिए आम आदमी के साथ उनके सरदार और मुखिया भी विदेशियों को खदेड़ने के लिए एकजुट हुए। दरअसल आदिवासियों के विद्रोह में उनके जातीय हित ही बुनियादी कारण रहे। उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर आदिवासी पहचान जैसे संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया। उनकी एकजुटता की दाद देनी पड़ेगी।
उन्होंने कभी भी दूसरे आदिवासियों पर हमला नहीं किया। बाहर से आकर बसे उनके इलाकों में ऐसे लोगों पर आमतौर पर वे हमला नहीं करते थे जो गरीब होते थे और आदिवासी गांवों की अर्थव्यवस्था में जिनकी भूमिका सहायक की थी। जिन लोगों ने आदिवासियों से गहरे सामाजिक रिश्ते बना लिए थे, इन लोगों में ग्वाले, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहे, धोबी, ढोलची, बंधुआ मजदूर और पैसे वाले बाहरी लोगों के यहाँ काम करने वाले घरेलू नौकर शामिल थे। वे लोग न सिर्फ आदिवासियों के हमले से बचे रहे, बल्कि कई मौक़ों पर तो आदिवासियों के साथ मिलकर लड़े भी। ऐसे मौके पर जाति नहीं बल्कि वर्ग ने इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और अंग्रेज़ों के खिलाफ गोलबंद किया। आदिवासी इस हद तक संगठित थे कि कई आदिवासी क्षेत्रों में एक ही समय पर बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसक संघर्ष भड़का। इसमें उन्हें सफलता भी मिली और कई गांवों से बाहरी लोगों को खदेड़ दिया गया और अपनी ज़मीन पर फिर कब्ज़ा हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि औपनिवेशिक शासन के अधिकारियों से भी उनका संघर्ष शुरू हुआ और इस तरह आदिवासियों की लड़ाई सशस्त्र विद्रोह का शक्ल अख्तियार करती गई। ऐसे मौक़ों पर कई बार उनके बीच ओझाओं जैसे धार्मिक और चमत्कारवादी नेता भी उभरे, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और बाहरी लोगों के शिकंजे से उनको मुक्ति दिलाएगा। इन धार्मिक नेताओं ने इस तरह के विश्वास रोपने के बाद आदिवासियों का आह्वान किया कि विदेशी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह में वे एकजुट हों। इनमें से ज़्यादातर नेताओं का दावा था कि ईश्वर उनके साथ है और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। वे अक्सर ये दावा करते थे कि उनके पास जादुई ताकत है जिससे वे दुश्मनों की गोली को भी बेअसर कर सकते हैं। इससे आदिवासियों में आशा और विश्वास की ऐसी लहर फैली कि वे आखिरी सांस तक अपने नेता के साथ लड़ने को तैयार हो गए। ब्रिटिश सेना और आदिवासियों के बीच सशस्त्र संघर्ष पूरी तरह से दो गैर बराबर पक्षों के बीच का संघर्ष था। एक तरफ तो आधुनिक हथियारों से लैस फौज और दूसरी तरफ पत्थर, आरी, भाले और तीर कमान लिए जूझते आदिवासी पुरुष और औरतें, जिन्हें यह विश्वास था कि उनके नेता के पास ईश्वरी ताकत है। गैर बराबर के इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अब हम इसका मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि इन विद्रोहों का नेतृत्व करने वाले लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े थे और उनका नज़रिया परंपरागत था। इस समय भी वे पुरानी दुनिया में ही जीते थे। उनके पास प्रतिरोध तो था, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसका स्वरूप आदर्श और
सांस्कृतिक धरातल सदियों पुराना था। इसका बुनियादी लक्ष्य शासन और सामाजिक संबंधों के पूर्ववर्ती रूपों को ही फिर से स्थापित करना था। इस तरह पिछड़े दृष्टिकोण वाले और बिखरे, छिटपुट व अलग थलग विद्रोहों में इतनी क्षमता नहीं थी कि उससे विदेशी शासन को उखाड़ फेंका जा सकता। इसलिए ब्रिटिश राज एक एक कर इन विद्रोहों को कुचलने में सफल होता गया। इस तरह से हमारा यह प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शंका शेष नहीं रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।